बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 20 अल्टरनेटिंग करंट के फोर्थ लेक्चर के अंदर टॉपिक 20.4 फेज ऑफ एसी को समझेंगे। बच्चों, फेज ऑफ एसी से पहले आपको अल्टरनेटिंग करंट रिवाइज करवाना चाह रहा हूँ। ये अल्टरनेटिंग करंट एक ऐसा करंट था जो अपनी डायरेक्शन को चेंज करता था, मतलब वो अपनी मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम और मैक्सिमम से मिनिमम बार बार अपनी पोलैरिटी को चेंज करता था। और हमारे घरों में जो करंट और जो वोल्टेज आता है ये अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज कहलाता है। अब ये जो करंट और वोल्टेज है ये एक जैसी वैल्यूज प्रोवाइड नहीं करता, अपनी डायरेक्शन बार बार चेंज करता है, जिसकी वजह से बेटा करंट और वोल्टेज के अंदर जो एंगल का गैप होता है, फॉर एग्जांपल अगर बेटा करंट वोल्टेज यहाँ पर है और करंट यहाँ पर है, तो हम कहेंगे ये जो गैप है इस गैप को हम फेज डिफरेंस का नाम देंगे। मतलब अगर वोल्टेज की वैल्यू फर्ज करें 90 है और करंट की वैल्यू 0 है, तो हम कहेंगे इन दोनों में 90 फेज डिफरेंस है। फेज एक्चुअली एंगल को कहते हैं जो करंट और वोल्टेज के दरमियान में एंगल का डिफरेंस बनता है, उसको हम फेज डिफरेंस का नाम देते हैं। और सिंपल फेज जो है ये हमारे पास करंट और वोल्टेज का प्रेजेंट पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। इन एसी सर्किट वोल्टेज एंड करंट डू नॉट रीच पीक टुगेदर, मतलब दोनों करंट और वोल्टेज जो है दोनों एक साथ पीक पॉइंट पर नहीं आते। द एंगल बिटवीन देम इज कॉल्ड फेज डिफरेंस। इन दोनों के दरमियान जो एंगल का डिफरेंस होता है उसको हम फेज डिफरेंस का नाम देते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई एंड मेजर्ड इन डिग्री और रेडियंस। इसको हम डिग्री में भी मेजर करते हैं और रेडियंस में भी मेजर करते हैं। समटाइम करंट रीच इट्स पीक फर्स्ट, मतलब फर्ज करो करंट बाज दफा पहले यहाँ पर मैक्सिमम पोजीशन पर पहुंच गया, वोल्टेज अभी पीछे था, तो हम कहेंगे करंट लीड कर रहा है, वोल्टेज लैग कर रहा है। दो वर्ड मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, करंट लीड। लीड का मतलब होता है आगे बढ़ जाना और लैग का मतलब होता है पीछे रह जाना। अगर करंट पहले ही मैक्सिमम पोजीशन पर पहुंच गया, वोल्टेज नहीं पहुंचा, तो हम कहेंगे करंट ने लीड किया, वोल्टेज ने लैग किया। इसी तरह अगर वोल्टेज पहले मैक्सिमम पोजीशन यानी कि इस पॉइंट पे पहुंच जाता है, तो हम कहेंगे वोल्टेज ने लीड किया और करंट ने लैग किया। ये दो टर्म्स आपने याद रखनी है, लीड और लैग की। अब हमारे पास पहला सब टॉपिक है एसी थ्रू रजिस्टर। हमने अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ एक रजिस्टर को लगाना है और उसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। जब हम वोल्टेज सोर्स के साथ लगाते हैं एक रजिस्टर को, तो हमारे पास वोल्टेज की जो इक्वेशन थी V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ पर ये अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन है। आ रजिस्टर आर इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स, तो हमारे पास यहाँ पर अगर सिर्फ रजिस्टर लगा होगा तो बच्चों इस सर्किट को हम सिंपल सर्किट का नाम देते हैं। और सिंपल सर्किट के ऊपर ओहम्स लॉ अप्लाई होता है, जो होता है हमारे पास V इज इक्वल टू आई आर और I इज इक्वल टू होता है V डिवाइडेड बाय R। यहाँ पर V की जगह पे V की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी I इज इक्वल टू वी नॉट आर साइन ओमेगा टी। V नॉट डिवाइडेड बाय R जो है ये हमारे पास मैक्सिमम करंट के इक्वल था, तो करंट की इक्वेशन बनी हमारे पास I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। दोनों की सेम इक्वेशंस आ रही हैं, दोनों में साइन ओमेगा टी आ रहा है, एंगल सेम आ रहा है, तो हम कहेंगे करंट और वोल्टेज अगर रजिस्टर लगा होगा तो दोनों इन फेज होंगे, मतलब दोनों में कोई एंगल का डिफरेंस नहीं होगा। इस स्टार्टिंग पॉइंट पर देखें करंट और वोल्टेज दोनों जो हैं वो जीरो पर है। रेड कलर की लाइन करंट को शो कर रही है और ब्लैक कलर की लाइन वोल्टेज को शो कर रही है। स्टार्टिंग पॉइंट पे करंट और वोल्टेज जीरो पर है, इस पॉइंट पे दोनों 90 के ऊपर हैं, मतलब करंट और वोल्टेज इन फेज है, इनमें कोई फेज डिफरेंस मौजूद नहीं है। In a resistor, voltage and current are in phase. That means both maximum and zero values at the same time. करंट और वोल्टेज की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास एसी थ्रू है इंडक्टर। और जब हम अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ एक इंडक्टर को अटैच करते हैं तो बच्चों याद रखिएगा इंडक्टर में से जैसे ही करंट फ्लो करता है तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से, जो हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था सेल्फ इंडक्टेंस के अंदर, ईएमएफ इंड्यूस होती है जो करंट को अपोज करती है। व्हेन अ साइनोसाइडल करंट फ्लो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन है। इसकी वजह से बच्चों हमारे पास एक सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगी इस कॉइल के अंदर, और उसका फार्मूला हमने सेल्फ इंडक्शन के अंदर निकाला था। सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ इक्वल थी माइनस एल डेल्टा आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी के।
बच्चों हमारे पास यहाँ पर आई की वैल्यू तो मौजूद है, लेकिन डेल्टा आई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी की वैल्यू नहीं है। डेल्टा जो है बच्चों हमारे पास चेंज को शो करता है, और चेंज फाइंड आउट करने के लिए हम डेरिवेटिव्स लेते हैं, और डेरिवेटिव्स डिटेल में हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। यहाँ पर हमने जो डेरिवेटिव लेना है वो टाइम के रिस्पेक्ट से लेना है, क्योंकि करंट की वैल्यू टाइम के रिस्पेक्ट से चेंज हो रही है। और यहाँ पर सिंपल वर्ड में जो डेरिवेटिव होगा आई की इस वैल्यू का, आई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, तो बच्चों हमारे पास ओमेगा स्टार्ट में आ जाएगा और साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉज में। मतलब हमारे पास आई डेल्टा आई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी की वैल्यू इक्वल आएगी आई नॉट ओमेगा कॉज ओमेगा टी के। और इस वैल्यू को जब हम बेटा इसकी जगह पर इस जगह पर पुट करेंगे, एल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू बनेगी हमारे पास, ई की जगह हम वी भी लिख सकते हैं, एल मल्टीप्लाई आई नॉट ओमेगा कॉज ओमेगा टी। और यहाँ पर बच्चों हमारे पास कॉज ओमेगा टी जो है, अगर हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी को यूज करते हैं, कॉज ओमेगा टी इक्वल होता है साइन ओमेगा टी प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 के। तो बच्चों हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू आएगी एल ओमेगा आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, और ये वैल्यू जो है हमारे पास ये मैक्सिमम वोल्टेज के इक्वल है। तो हम इसे लिखेंगे v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। और ये वोल्टेज की वैल्यू हमारे पास रिप्रेजेंट कर रही है कि हमारे पास जो वोल्टेज है ये हमारे पास लीड करेगा, मतलब एंगल के अंदर 90 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है, तो हम कहेंगे वोल्टेज जो है वो लीड करेगा करंट से 90 डिग्री। दैट्स मीन वोल्टेज रीचेज इट्स पीक बिफोर करंट। और इसको अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो बेटा हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, ये जो ब्लैक कलर की लाइन है ये वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये रेड कलर की लाइन जो है ये हमारे पास करंट को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर आप ये ब्लैक इस लाइन के ऊपर देखें तो बेटा हमारे पास वोल्टेज जो है वो 90 डिग्री के ऊपर है, और करंट जो है वो 0 के ऊपर है। तो बच्चों हमारे पास इन दोनों के एंगल का जो डिफरेंस आएगा, फेज डिफरेंस जो आएगा वो 90 डिग्री आएगा। दैट्स मीन वोल्टेज रीचेज इट्स पीक बिफोर करंट। और बच्चों हमारे पास जो रिएक्टेंस होती है, रेजिस्टेंस होती है करंट के फ्लो में, क्योंकि इंडक्टर की प्रेजेंस में जो इंडक्टर होता है वो एक ईएमएफ को इंड्यूस करता है करंट की अपोजिट डायरेक्शन में। तो हम इस रेजिस्टेंस को नाम देते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस का। रेजिस्टेंस तो रेजिस्टर की होती है, इसकी जो रेजिस्टेंस होगी उसे हम रिएक्टेंस का नाम देंगे। द इंडक्टर रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट, दिस रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। और V इज इक्वल टू आई आर वाले फार्मूले से इसको हम R की जगह एक्सएल से रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन फार्मूला वही V डिवाइडेड बाय आई। और इसी तरह बच्चों हम इसको ओमेगा एल के इक्वल भी करते हैं, और ओमेगा की अगर हम वैल्यू यहाँ पर पुट करें तो ये बन जाएगा 2 पाई एफ एल। और ये फार्मूला, ये रिलेशन हमें बता रहा है जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ती जाएगी ये रिएक्टेंस भी बढ़ती जाएगी, मतलब एक्सएल की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी। मेजर्ड इन ओहम, क्योंकि रेजिस्टेंस है तो हम इसे ओहम में मेजर करेंगे। एज फ्रीक्वेंसी इंक्रीज एक्सएल इंक्रीज। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास थर्ड सब टॉपिक एसी थ्रू कैपेसिटर। जब बच्चों हम एक वोल्टेज सोर्स के साथ कैपेसिटर को अटैच करते हैं तो कैपेसिटर चार्जेस को स्टोर करता है। मतलब जैसे ही हमने एसी सोर्स को अप्लाई किया, वोल्टेज की इक्वेशन थी V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये अल्टरनेटिंग करंट की वोल्टेज की इक्वेशन है। तो बच्चों इस वोल्टेज की वजह से कैपेसिटर के अंदर चार्ज स्टोर होगा, और चार्ज का फार्मूला यानी Q इज इक्वल टू हमारे पास था सी वी। तो V की वैल्यू जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो ये बन जाएगा सी वी नॉट साइन ओमेगा टी। और हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इक्वल होता है आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, यानी कि हमने चार्ज का डेरिवेटिव लेना है। यहाँ पर चार्ज की वैल्यू ये थी, जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो उसी तरह ओमेगा पहले आ जाएगा, ओमेगा सी वी नॉट कॉज ओमेगा टी, मतलब साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉज के अंदर। डेरिवेटिव दोबारा बता रहा हूँ बच्चों, हमारे पास जो वैल्यू चेंज हो रही होती है टाइम के रिस्पेक्ट से, उस वैल्यू का हम डेरिवेटिव्स लेते हैं। और यहाँ पर कॉज ओमेगा टी को कन्वर्ट करने के लिए साइन में दोबारा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी को यूज करेंगे। कॉज ओमेगा टी इक्वल है हमारे पास साइन ओमेगा टी प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 के। और यहाँ पर बच्चों हमारे पास ये वैल्यू बनेगी आई इज इक्वल टू ओमेगा सी वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। एंगल में 90 डिग्री ऐड हो रहा है तो हम कहेंगे करंट जो है इस केस में लीड करेगा और वोल्टेज लैग करेगा। इन कैपेसिटर करंट लीड वोल्टेज बाय 90 डिग्री यानी पाई बाय 2 रेडियंस।
कैपेसिटर की भी बच्चों हमारे पास एक रिएक्टेंस होती है, मतलब जैसे इंडक्टर की रिएक्टेंस थी, उस इंडक्टर की रेजिस्टेंस थी, इसी तरह कैपेसिटर की भी रिएक्टेंस होती है, कैपेसिटर की भी रेजिस्टेंस होती है। इसको हम नाम देते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, XC से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय कैपेसिटर टू AC इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और इसका फार्मूला उसी तरह XC इज इक्वल टू V0 डिवाइड बाई I0, लेकिन हम यूज करेंगे 1/ωc। ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो बच्चों में बनेगा 2πfc, और ये फार्मूला, ये रिलेशन हमें बता रहा है जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी इसकी रिएक्टेंस, इसकी जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगी। एज फ्रिक्वेंसी इंक्रीज XC डिक्रीज। और बच्चों यहाँ पर इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को, मतलब ये जो वैल्यू है AC थ्रू कैपेसिटर और AC थ्रू इंडक्टर, इन दोनों को याद करने के लिए आसान तरीका है। E EMF यानी वोल्टेज को शो कर रहा है, L इंडक्टर को, I करंट को। अब यहाँ पर ELI का मतलब है वोल्टेज जो है वो इंडक्टर के अंदर लीड कर रहा है, पहले आ रहा है E, तो वोल्टेज जो है EMF जो है वो लीड कर रही है, करंट लैग कर रहा है। कैपेसिटर के प्रेजेंस में करंट लीड कर रहा है और वोल्टेज जो है वो लैग कर रहा है। तो बच्चों इन दो नाम से इन दोनों टॉपिक्स को आप याद रख सकते हैं। ये था बच्चों आज का लेक्चर। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज।